हम लोग केमिस्ट्री के बारे में स्टडी करने वाले हैं, तो थोड़ा सा ये जानना हमारे पास हमको जरूरी है, ताकि केमिस्ट्री हम कहते किसको है। तो हमने कहा था केमिस्ट्री जो हमारा है बेसिकली हमने कहा ये डिराइव्ड है। हम थोड़ा सा एक रिकॉल करते हैं, हमने डिराइव्ड फ्रॉम एन अरेबिक वर्ड। एक अरेबिक वर्ड जो है ये जो टर्म है, टर्म ये जो तुमको दिख रहा है, ये टर्म जो है ये डिराइव्ड है अरेबिक वर्ड अल्केमी से। याद होगा, हम थोड़ा सा क्विकली रिकॉल कर दे। अल्केमी वर्ड से ये डिराइव्ड है। जिस अल्केमी वर्ड का मतलब हमने बताया था क्या होता है, ब्लैक। अल्केमी वर्ड का मतलब होता है ब्लैक। इसका मतलब हुआ मीन्स ब्लैक अर्थ और ब्लैक सॉइल। ब्लैक अर्थ और ब्लैक सॉइल हमने बताया था कि ब्लैक अर्थ या ब्लैक सॉइल होगा, ठीक है। और ब्लैक अर्थ या ब्लैक सॉइल, ठीक है। और ब्लैक अर्थ और ब्लैक सॉइल में सबसे ज्यादा केमिकल्स पाया जाता है, हैविंग एबंडेंस ऑफ केमिकल, बहुतायत मात्रा में। हमने कहा था एबंडेंस ऑफ केमिकल, सबसे ज्यादा मात्रा में केमिकल जो है वो पाया जाता है कहाँ पे, ब्लैक सॉइल में। और केमिस्ट्री एक्चुअल में स्टडी है किसका, केमिकल का। इसी कारण से इसी वर्ड से हम लोग क्या किए, अल्केमी वर्ड के केमी वर्ड से ही केमिस्ट्री वर्ड को ओरिजिनेट किया गया। क्लियर है। मतलब केमिस्ट्री वर्ड डिराइव फ्रॉम अरेबिक वर्ड अल्केमी। अल्केमी का मतलब होता है ब्लैक अर्थ। और इस वर्ड का मतलब इससे क्यों इसको निकाला गया, क्योंकि इसी में सबसे ज्यादा मात्रा में रसायन या केमिकल पाया जाता है, ठीक है। क्योंकि केमिस्ट्री में हम केमिकल के बारे में पढ़ते हैं, मतलब रसायन के बारे में पढ़ते हैं। और सबसे ज्यादा रासायनिक कंपोनेंट मतलब मिनरल्स जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, मतलब ब्लैक सॉइल में पाए जाते हैं। इसी कारण से इसी वर्ड से इसको ओरिजिनेट किया गया। हमने कहा था कि ये वो ब्रांच है, मतलब केमिस्ट्री हमारा जो है ये साइंस का ब्रांच डिफाइन हमने किया था। ये ब्रांच ऑफ साइंस हमने डिफाइन किया था, ब्रांच ऑफ साइंस which deals about किसके बारे में डील करें, तो जितने भी स्ट्रक्चर हो गए, मतलब स्ट्रक्चर कंपोजिशन मतलब बनावट बताए थे। स्ट्रक्चर मतलब संरचना, कंपोजिशन मतलब बनावट, एंड प्रॉपर्टीज में हमारा हो गया भौतिक गुण और रासायनिक गुण, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ब्रांच ऑफ साइंस which deals about स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल, या यू कहो मैटर की बात कर ले। मैटर के स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में जो हमको डिटेल में आइडिया देगा, उसी को हम लोग बोलते थे क्या, केमिस्ट्री बोले थे, ठीक है, केमिस्ट्री बोलते हैं। अब बात आता है, हमने बोला था कि जो हमारा केमिस्ट्री है इसमें हम क्योंकि मैटर या केमिकल के बारे में पढ़ते हैं, और ये केमिकल्स हमारे कौन है, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे भी, ये एलिमेंट, कंपाउंड या आयंस होंगे, ये ना हो सकता है। मतलब जो केमिकल्स हमारे होते हैं कौन होंगे, वो एलिमेंट्स होते हैं या कंपाउंड होते हैं या मिक्सचर होते हैं। ये पढ़ा होगा सब। मैटर को जब क्लासिफाई करते हैं, आगे जैसे हम बताने वाले हैं, मैटर को जब हम उसके फिजिकल बिहेवियर के अनुसार से डिवाइड करते हैं, तो मेनली 3 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। 2 स्पेशल स्टेट अलग से आता है, प्लाज्मा स्टेट और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, वो डिस्कस करेंगे। जबकि केमिकल कंपोजिशन के अनुसार से, रासायनिक बनावट के अनुसार से जब हम डिवाइड करेंगे, केमिकल कंपोजिशन के अनुसार से डिवाइड करेंगे, तो
उसके अनुसार से मैटर दो तरह का होता है, प्योर मैटर और मिक्सचर। प्योर मैटर दो होते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड, और मिक्सचर तो जानते हैं होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है। तो ये कंपोजिशन अल्टीमेटली अगर बात करेंगे तो केमिकल से मैटर जो हमारा है वो मैटर बना हुआ है एलिमेंट का या कंपाउंड का या वो मिक्सचर्स होते हैं। समझ में आ रहा बात? तो बात सीधा सा है कि हम पिछले क्लास में भी थोड़ा सा इसके बारे में जिक्र किए थे, बोले थे अगले क्लास से हम इसको सबको कस्टमाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो इसी कारण से सारी बातों को हम एक बार डिस्कस कर दे रहे हैं। देखो अब बात हमारे पास आता है, हमने कहा कि एलिमेंट और कंपाउंड का स्टडी है, तो सोचने वाली चीज है कि 118 एलिमेंट्स जो जाते वक्त बताए थे कि 118 एलिमेंट का खोज, 118 तत्वों का खोज हो चुका है अभी तक, और उससे बने हुए 20 मिलियन से ज्यादा कंपाउंड या यौगिक का फॉर्मेशन अभी तक हो चुका है। 118 एलिमेंट और उससे बने हुए 30 मिलियन से भी ज्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन अभी तक हो चुका है। तो इतने सारे कंपाउंड को एक जगह पढ़ना हमारे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इस कारण से इनको आसानी से स्टडी करने के लिए हमने क्या किया, हमने अपने केमिस्ट्री को 3 ब्रांचेज में डिवाइड कर दिया, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब हमने कहा कि अभी तक अगर हम बात करें तो टिल नाउ हमने कहा टिल नाउ 118 एलिमेंट एंड more than 30 million compounds are discovered. Million compounds are discovered so far. Compounds are discovered so far. अभी तक ये इतने सारे कंपाउंड की डिस्कवरी जो है वो हो चुकी है। ठीक है, इसमें से अगर हम जाएंगे तो इसमें से हमने कहा कि इतने सारे कंपाउंड्स हैं, इतने सारे एलिमेंट्स हैं, इनको एक जगह पढ़ना हमारे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा। तो जब इनको इतने सारे कंपाउंड को एक जगह प्रैक्टिकली हम नहीं पढ़ पाएंगे तो स्वाभाविक है हमारा काम होगा क्या, इनको आसानी से पढ़ सके। इसके लिए हमने क्या किया, कंपाउंड को डिवाइड करना, मतलब इनको इस तरह से अपने केमिस्ट्री को डिवाइड किए, अपनी पढ़ाई को आसानी से कन्वेनियंट करने के लिए, मतलब सरलता से अध्ययन करने के लिए हमने क्या किया कि अपने जो केमिस्ट्री है फॉर स्टडी कन्वेनियंस, हम अपने केमिस्ट्री को स्टडी कन्वेनियंस आसानी से हम अपने केमिस्ट्री को पढ़ पाए, उसके लिए हमने अपने केमिस्ट्री को मेनली कितने भाग में डिवाइड किया, तो केमिस्ट्री को 3 भाग में डिवाइड कर दिया। ठीक है, केमिस्ट्री के 3 ब्रांचेज हो गए, 3 ब्रांच हो गए, 3 ब्रांचेज। केमिस्ट्री के 3 ब्रांचेज हो गए हमारे। एक हमारा हो गया फिजिकल केमिस्ट्री, हमारे पास हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लियर है बात? मतलब केमिस्ट्री में हम बात करते हैं केमिकल्स के बारे में, केमिकल के संरचना, केमिकल के कंपोजिशन, बनावट, और केमिकल के भौतिक और रासायनिक गुण के बारे में हम पढ़ते हैं, जहां वही हमारे क्या हो गए, केमिस्ट्री हो गए। अभी तक 30 मिलियन से ज्यादा कंपाउंड और उससे बने, मतलब 30 मिलियन कंपाउंड और 118 एलिमेंट का खोज हो चुका है। इसको, इन कंपाउंड्स को और इन एलिमेंट्स को हम आसानी से पढ़ पाए, इसके लिए हम अपने केमिस्ट्री को कितने भाग में डिवाइड किए, 3 भाग में डिवाइड कर दिए, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और
इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बात हमने कहा था कि जो कंपाउंड है, जो 30 मिलियन से ज्यादा कंपाउंड का खोज हो चुका है, उन कंपाउंड को जब तुम ऑब्जर्व करने जाओगे तो उसमें से 30 मिलियन में से 80% से भी ज्यादा कंपाउंड ऑर्गेनिक नेचर का होता है। मतलब ये ऑर्गेनिक नेचर का मतलब हम समझाए थे कि 30 मिलियन में से जो कंपाउंड है, मतलब 100 कंपाउंड में से 80 कंपाउंड से भी ज्यादा, मतलब 100 में 80 से भी ज्यादा कंपाउंड कार्बन कंटेन करता है। इसको कार्बन, तो कार्बन, इसका मतलब है कि कार्बन 117 एलिमेंट 20% में सिमटा हुआ है और अकेला कार्बन जो है वो 80% से भी ज्यादा कंपाउंड बना रहा है। इसका मतलब है कि कार्बन हमारा स्पेशल तो है ही, और अगर कार्बन स्पेशल है तो उस स्पेशलिटी के कारण से उसको अलग से हमको स्टडी करने की आवश्यकता है, और उसी कारण से उसके लिए हमने एक अलग ब्रांच बना दिया। कौन सा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। शुरुआती दौर में ऐसा माना गया, शुरुआती दौर में ऐसा माना गया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्चुअल में उन कंपाउंड्स का स्टडी है जो कहां से आए हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी से डिराइव्ड होते हैं। मतलब शुरुआती दौर में यह माना गया था, initially it was believed that organic chemistry is the study of those compound which is derived from the body of लिविंग ऑर्गेनिज्म। कहता है कि ये इनिशियली ये माना गया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उन कंपाउंड का स्टडी है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी से निकले हुए हैं। मतलब जब इन कंपाउंड की उत्पत्ति होगी तो वो कहां होगी, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर ही होगी। और इसको सपोर्ट कौन किया था? बर्जिलियस नाम का एक साइंटिस्ट था जो इसको सपोर्ट किया था। एंड ये इस कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करने वाला, सपोर्टेड बाय बर्जिलियस। इसको इस पॉइंट को बर्जिलियस ने इस लाइन को, इस पॉइंट को सपोर्ट भी किया। कैसे? तो इसने एक थ्योरी दिया, वाइटल फोर्स थ्योरी। क्या दिया? वाइटल फोर्स थ्योरी। यहां तक बात समझ में आ रहा है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारा जो है, हमने कहा कि ये 30 मिलियन से जो ज्यादा कंपाउंड है ना, इसमें 80% से भी ज्यादा कंपाउंड जो है वो कार्बन कंटेन करता है। क्लियर? इसका मोर देन 80% कंपाउंड जो है, कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ कार्बन। 80% से भी ज्यादा कंपाउंड जो है उसका कार्बन कंटेन कर रहा है। तो इसका मतलब है कि कार्बन में कुछ ना कुछ स्पेशलिटी है, और जो स्पेशल होगा उसके लिए स्पेशल ब्रांच बनाने की आवश्यकता पड़ी। तो इसी कारण हमने एक ब्रांच बना दिया, और वो ब्रांच हो गया ऑर्गेनिक। यहाँ पे हम किसके बारे में पढ़ेंगे? तो ऑर्गेनिक का जो शुरुआत हुआ, शुरुआती दौर में माना गया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी से निकलने वाले कंपाउंड को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे, और उसको जहां स्टडी करेंगे वो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगा। ठीक है? और इस बात को सपोर्ट किया था बर्जिलियस ने, अपना
एक्सपेरिमेंट एक थ्योरी दिया था वाइटल फोर्स थ्योरी, उसके थ्रू। तो वो सब बात जब हम ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो वहां डिस्कस करेंगे। तो ये, लेकिन ये बातें गलत होनी तब शुरू हुई जब आगे चल के अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लैब में प्रोड्यूस हुआ उसके अनुसार से। तो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लेबोरेटरी में कंपाउंड प्रोड्यूस्ड इन लैब, लैब में जो प्रोड्यूस हुआ वो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा कौन था? यूरिया था। और इसको ओलर ने प्रोड्यूस किया था। ओलर नाम का साइंटिस्ट था, ओलर ने इसको प्रोड्यूस किया था। क्लियर है? ओलर नाम का साइंटिस्ट, मतलब इसके पहले, इस लाइन के पहले अगर जाओ तो साइंटिस्ट को क्या पता है? जब तक ये डिस्कवर नहीं हुआ तब तक साइंटिस्ट को क्या पता है कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है। हमारा बॉडी जिन कंपाउंड को प्रोड्यूस करेगा उनके बारे में जहां पढ़ेंगे वही हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगा। समझ में आ रहा बात? जैसे उस समय क्या था, कार्बोहाइड्रेट्स थे, प्रोटीन था, फैट था, यूरिया था, जो भी कंपाउंड हमारे बॉडी के अंदर से आ रहा है, बॉडी के अंदर पाया जा रहा है, इसकी मान्यता थी, ये माना गया था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर ही इन कंपाउंड को प्रोड्यूस किया जा सकता है, बाहर इसको बनाया नहीं जा सकता। ऐसा शुरुआती दौर में माना गया। लेकिन और उसको सपोर्ट भी किया था एक साइंटिस्ट था बर्जिलियस, वो थ्योरी दिया था वाइटल फोर्स थ्योरी, और उसके थ्रू उसको सपोर्ट किया। लेकिन ये बातें कटनी तब शुरू हुई जब लैब में अलग अलग कंपाउंड का प्रोडक्शन शुरू हुआ। समझ आ रही बात? और इस कंपाउंड के बनने में हमारा सबसे पहला कंपाउंड जो था वो कंपाउंड हमारा कौन था? यूरिया था। कौन था? यूरिया। फर्स्ट कंपाउंड जो हमारा लेबोरेटरी में आया वो था यूरिया था। और ये यूरिया, जबकि दूसरा कंपाउंड जो लैब में आया, सेकेंड ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लेबोरेटरी में प्रोड्यूस इन लेबोरेटरी, ये था एसिटिक एसिड। कौन था? एसिटिक एसिड। CH3COH। एसिटिक एसिड क्या होता है? क्या होता है? CH3COH को एसिटिक एसिड बोलते हैं। और इसको बनाया था कौन? कोल्बे ने। कोल्बे नाम का साइंटिस्ट जो था वो इसको प्रोड्यूस किया था। क्लियर है? तो इसका मतलब, और धीरे धीरे करके आज के डेट में लाखों कंपाउंड ऐसे हैं जो उनको लैब में प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो ये मान्यता गलत हो गई। क्या गलत हो गई? कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के, मतलब सजीव प्राणी के बॉडी से ही इनकी उत्पत्ति होगी, इन कंपाउंड की, ये गलत हो गया। समझ में आ रहा है? अब इसी चीज को आगे मॉडिफाई किया गया और आगे कॉन्सेप्ट यहाँ पे ऐड हुआ। तो हम लोग यहाँ तक पिछले क्लास में थोड़ा सा डिस्कस किए थे, हमने एक बार ओवरव्यू कर दिया है। यहाँ तक हम आशा करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। क्लियर है बात सबको? चलो अब हम बात आगे बढ़ रहे हैं। देखो, जो लोग भी आज नया क्लास कर रहे होंगे, न्यू फर्स्ट क्लास होगा जिनका, उनके लिए हमने बता दिया है, समझा दिया है। किसी एक कॉपी से पिक क्लिक कर लेंगे और वहां से लिख लेंगे, या ये एक काम करो, इसको भी अभी तो मैं रिकॉर्ड कर ही रहा हूं, इसको अपना जो है, अपना YouTube चैनल है ये रंजन सिंह केमिस्ट्री क्लासेस, ठीक है? YouTube पे जाओगे, आज ये क्लास डाल दिया जाएगा। ये वाला क्लास रंजन सिंह केमिस्ट्री क्लासेस है, वहां जाओगे, उस पे ये आज का जो क्लास ये चल रहा है, अभी जो देख रहे हो, इस वीडियो को वहां पे अभी क्लास खत्म होगा, शाम तक ये वीडियो अपलोड हो जाएगा ऐप पे। क्लियर है बात? तो वहां पे जाके उसके नीचे थ्योरी भी PDF के फॉर्म में वहां पे अटैच कर दिया जाएगा। ठीक है? तो वहां से जाकर तुम वहां पे अपना चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे। सब ज्यादातर बहुत सारे क्वेश्चन जाएंगे वहां, जो ज्यादातर जो NCERT के क्वेश्चन डिस्कस होंगे, NCERT के जितने क्वेश्चन संडे वनडे को डिस्कस होता है, या कभी समय मिला रात में भी डिस्कस कर लेते हैं हम, तो वो लाइव जाके YouTube पे ही हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। तो वो दिमाग में रखोगे, जाके इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना रखोगे। और आज वाला जितना भी वीडियोज अभी जो पढ़ाया जा रहा है, सब जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट के हैं, ये सारे वीडियोज ऐप इसके ऊपर जाएंगे। क्लियर है? तो अपना यहाँ पे ये रंजन सिंह केमिस्ट्री क्लासेस नाम तो सुना ही होगा, अरे है ना? ये YouTube चैनल है अपना, और ये जो है इस पे जाके
वहां पे जाके देख लेगा सब, ठीक है, देखोगे वहां पे जाके वहां से लिख सकते हो, सारे और भी लेक्चर्स धीरे धीरे वहां पे जाएंगे। अब देखो, तो हम बात यहां ये कर रहे थे, हम बात यहां ये कर रहे थे कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास हैं, अब इनको डिफाइन कैसे किया जाए, थोड़ा सा इसको आगे मूव किया गया और क्या आया वो बात समझो, ठीक है, ये बात यहां तक सबको क्लियर हो रहा है। चलो, अब तो बात आया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिकली कार्बन का कंपाउंड है, और अगर वो कार्बन का कंपाउंड है तो अगर कार्बन वहां पे रहेंगे तो डिफिनेशन क्लियरिफाई करके डिफिनेशन नया दिया गया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। जो 10th में भी हम लोग पढ़ते हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड अलग से वो चैप्टर था, नहीं, तो वही चीज वहां उसके बाद डिफिनेशन आया कि एक्चुअल में हम अब बोलेंगे, अब हमारे बोलने का तरीका थोड़ा चेंज होगा और हम बोलेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हमारा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और उसके कंपाउंड के बारे में जहां हम पढ़ेंगे वही हमारा क्या होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगा। ऐसा शुरुआती दौर में जब चेंजिंग हुआ, जब ये बर्जिलियस वाला कॉन्सेप्ट जब गड़बड़ाया, तो इसके बाद जो है, इसके बाद वो कॉन्सेप्ट लाके इंट्रोड्यूस किया गया, क्लियर है। तो यहाँ तक सब लोग अपना लिख लिए, जो नए होंगे वो भी वो जाके 1-2 पेज छोड़ लेंगे और उसके बाद यहाँ से अपना लिखना शुरू करेंगे, कार्बन और उसके कंपाउंड। लेकिन हम याद करो, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स भी हमको मिलेंगे, जैसे कार्बन के कंपाउंड्स में हमारे कौन हो गए, जैसे कार्बन के कंपाउंड में हमारा हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बोनिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सारे कंपाउंड दिख रहे हैं, सब में क्या है, सभी के पास कार्बन है। तो ये कंपाउंड एक्सेप्ट इसको छोड़ के, तो हमने कहा कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ये हमारा हाइड्रोजन साइनाइड, सोडियम साइनाइड, इटीसी, ये सब कंपाउंड जो हमारे है विच इज इनऑर्गेनिक इन नेचर, क्योंकि ये अर्थ क्रस्ट से ड्राइव होते हैं, मिनरल से इनको निकाला गया है, तो ये इनऑर्गेनिक नेचर के होते हैं, इनऑर्गेनिक इन नेचर। सबको बात समझ आ रहा है। तो इनको छोड़ के किसको, इन देखो सारे कंपाउंड में देखो तो कार्बन है कि नहीं, सब में कार्बन दिख रहा है, लेकिन कार्बन होते हुए भी ये ऑर्गेनिक नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये भी डिफिनीशन उतना सटीक नहीं है जितना होना चाहिए, समझ में आ रहा है। ये भी उतना, एक एक्सेप्शन रहता तो चलता, ढेर सारा एक्सेप्शन है। इसका मतलब है कि कार्बन कंपाउंड केवल कहना ये उतना उचित नहीं है, क्लियर है बात। तो अब यहां से इस चीज को मॉडिफाई किया गया फाइनली, और आज के डेट में जो हम लोग यूज करेंगे मॉडर्न डिफिनेशन जो हम लोग यूज करते हैं, आज के डेट में जो हम यूज करेंगे, उसके अनुसार से जब हम लोग बात करेंगे तो अब बोला गया कि एक्चुअल में हम जब ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड होने के लिए कंपाउंड के पास कार्बन और हाइड्रोजन का होना मस्ट है। क्या होना चाहिए, कार्बन और हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए, क्लियर है। और कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड को क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं, जो अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ये हम लोग जो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये सब पढ़ते हैं, ये सब क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स है, वो हाइड्रोकार्बन है। तो सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोई पूछे कि सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन होता है,
तो हमारा हाइड्रोकार्बन है। कौन है? मतलब ऑर्गेनिक होने के लिए कार्बन और हाइड्रोजन का होना मस्ट है। ठीक है, तो ये मॉडर्न डेफिनेशन कहता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो एक्चुअल में स्टडी है हाइड्रोकार्बन का और उसके जितने भी डेरिवेटिव्स हैं उनसे बने हुए जितने भी कंपाउंड्स हैं। मतलब आज के डेट का जो डेफिनेशन है, तो हम लोग जो डेफिनेशन यूज करते हैं वो बोलता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हमारा है, केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। दैट इज, एग्जांपल के लिए कौन हो गया? ये हमारे हो गए अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस, इटीसी। हाइड्रोकार्बन का मतलब कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन वाली। इसका मतलब दैट इज का मतलब इसलिए होता है अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइंस। मतलब स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स, इनसे प्रोड्यूस किए हुए जितने भी कंपाउंड हैं डेरिवेटिव्स। समझा? डेरिवेटिव्स का मतलब जैसे देखो ये मीथेन क्या है? हाइड्रोकार्बन है। अब हाइड्रोकार्बन में कौन है उससे बात आगे करेंगे। अभी मीथेन क्या है? एक हाइड्रोकार्बन। क्यों हाइड्रोकार्बन है जी? क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन का बना हुआ है ना। हाइड्रोकार्बन कौन हुआ? तो कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए कंपाउंड हमारे हाइड्रोकार्बन है। अब तुम यहां से इसका एक हाइड्रोजन उड़ा के यहाँ पे NH2 जोड़ दो तो क्या होगा? CH3NH2। ये 1 डिग्री मीन्स बन गया। अगर यहाँ पे तुम यहाँ हाइड्रोजन इसका हटाए थे, इसके जगह पे तुम अगर OH जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? CH3COH। क्या बन गया? अल्कोहल बन गया। यहाँ का हाइड्रोजन हटा के वहां पे क्लोरीन जोड़ दो तो क्या बनेगा? CH3Cl बनेगा। ये क्या बन गया? मिथाइल क्लोराइड बन गया। तो ये सारे कंपाउंड जो तुमको दिख रहे हैं वो एक्चुअल में किससे निकलते हुए दिख रहे हैं? इसी से ना। अरे बात समझ में आ रहा है? अरे यही कंपाउंड का ना एगो हाइड्रोजन हटा रहे हैं, उसके जगह पे दूसरा जोड़ रहे हैं तो नया कंपाउंड आ रहा है। तो ये जो इतना कंपाउंड है सब किससे बन रहा है? इसी से ना। मतलब क्या? यही डेफिनेशन हो गया कि ऑर्गेनिक कौन सी है? तो ये है सबसे सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड ये है, और इसी से बने हुए जितने भी कंपाउंड होंगे उनके बारे में जहां हम पढ़ेंगे वही हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगा। क्लियर है बात? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ आवर साइंस that branch of our chemistry which deals about hydrocarbon and its derivatives। समझ में आ गया बात? चलो, तो ये बात सबको समझ में आ गई कि केमिस्ट्री में जो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली हम लोग कार्बन और उसके कंपाउंड के बारे में ही पढ़ते हुए नजर आएंगे। ये बात क्लियर हो रहा है? अब बात यहां पे आता है हमारे पास, ये हमारा ऑर्गेनिक जो है उसमें हमारे पास जो चैप्टर्स पढ़ने हैं, जो टोटल चैप्टर्स कितने हैं, थोड़ा सा हम सिलेबस को भी साथ में हम डिस्कस करते हुए चल रहे हैं कि तुम्हारा ज़्यादा क्लियर कॉन्सेप्ट आएगा कि तुमको कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं। एक्चुअली जब तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करोगे और जब तुम अपने NCERT की बात करोगे, पहले तो एक बात हम तुमको क्लियर कर दें, तुम्हारा जो टेक्स्ट बुक है वो NCERT है, चाहे वो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हो चाहे वो CBSE के स्टूडेंट हो, सबका टेक्स्ट बुक जो है वो NCERT है। मतलब उनका पूरा का पूरा कंटेंट जो है वो NCERT के ऊपर ही बेस्ड होगा। स्वाभाविक है जब NCERT की बात करोगे तो NCERT में तुमको कहीं भी
फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक करके लिखा हुआ नहीं मिलेगा। क्लियर है बात? एनसीईआरटी में कहीं पे भी फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसे करके लिखा हुआ नहीं मिलेगा। उसमें बस चैप्टर वाइज लिखा हुआ मिलेगा, जिसमें दो अलग अलग बुक्स होंगे। 11th में पार्ट 1 और पार्ट 2, और 12th में भी पार्ट 1 और पार्ट 2 करके होगा। ये नहीं गलती से समझ लेगा कि पार्ट 1 का मतलब 11th हो गया, पार्ट 2 का मतलब 12th होता है, कोई सोच लेता है। मतलब अंदर फीलिंग आता है जब एगो किताब देखता है, ओकरा पे लिखा रहता है मतलब उस पर खाली लिखा रहता है पार्ट 1, तो खुश हो जाता है कि तो बड़ा जबरदस्त चीज है, कितने पढ़ना है। नहीं, 11th में भी 2 किताब है और 12th में भी 2 है। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 जो लिखा हुआ है वो 11th का है, और फिर 12th में भी पार्ट 1 पार्ट 2 करके तुमको बुक मिलेगा। तो वहां पे चैप्टर को कष्ट लिख दिया गया डायरेक्ट, वहां पे फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक करके नहीं लिखा गया है। हम लोग अपने कन्वेनियंस के लिए, खुद को समझने के लिए कि ये किसका कौन सा पार्ट है, इसके लिए हम लोग इसको डिवाइड करके समझते हैं कि हम इसको आसानी से अपने कंटेंट्स को समझ सकें। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हमारे है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का में हमारे पास कुछ पार्ट ऑर्गेनिक का हमको 11th में पढ़ना है, और कुछ पार्ट हमारा जो है वो 12th में, कुछ क्या ऑलमोस्ट सब पार्ट हमको 12th में ही पढ़ना है, क्योंकि पूरा का पूरा बेस्ड जो 12th का जो कंटेंट है वो पूरा बेस्ड है 11th के टॉपिक के ऊपर। ये क्लियर है तभी वो क्लियर होगा। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारे पास है, एनसीईआरटी से चलोगे तो यहाँ पे तुमको चैप्टर मिलेगा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पहला चैप्टर तुमको यहाँ मिलेगा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और दूसरा चैप्टर यहाँ पे तुमको मिलेगा हाइड्रोकार्बन, जो अभी है अल्केन, अल्किन, अल्काइन डाले हैं। ये 2 चैप्टर होंगे जो तुमको 11th में दिखने वाले हैं। अब ये सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में तुमको बेसिक बातें जो भी ऑर्गेनिक से रिलेटेड है उनको यहाँ डिस्कस किया जाता है। जबकि 12th के चैप्टर में जाओगे, 12th में जाएगा सब, तो 12th में हमारे पास चैप्टर्स है। ये चैप्टर हमारे पास है हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन्स। ये हेलो एरिन्स ऐसे तुम लोग 10th में भी सब पढ़े होंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, नोमेनक्लेचर पढ़ा होगा सब लोग, आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर पढ़ा होगा, जिसमें हर कंपाउंड का, अल्कोहल का, ईथर का, कार्बोक्सिलिक एसिड का, सबका नेमिंग पढ़े होंगे। तो वहां पे बस नेमिंग पढ़ना था, यहाँ सब एगो चैप्टर है, बस इतना ही का बेसिक डिफरेंस है। वहां एगो नाम लिखा है, जैसे नहीं लिखा होगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम लिखा, और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड एगो चैप्टर रहेगा, बस इतना ही अंतर है, ज्यादा का डिफरेंस नहीं है ना। अरे है ना, ये अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। यहाँ पे हमारे पास है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके बाद तुमको यहाँ मिलेगा एमाइंस, फिर यहाँ पे मिलेगा हमारे पास कौन सा, बायोमोलिक्यूल्स, फिर यहाँ पे मिलेगा हमारे पास कौन सा, पॉलीमर्स, और लास्ट में यहाँ पे मिलता है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। इतने टॉपिक्स हमारे पास है, 1 2 3 4 5 6 7 चैप्टर्स जो है हमारे पास। 7 चैप्टर जो है वो हमारा कहाँ है, 12th में ऑर्गेनिक का जो मेजर चैप्टर है, दिख रहा होगा, ये मेजर चैप्टर्स जो है
वो हमारा मतलब ऑर्गेनिक समझ सकते हो कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक पार्ट हमको कहाँ पढ़ना है, 12th में पढ़ना है। समझ में आ रहा बात? जबकि जबकि यहाँ पे अगर तुम बात करोगे 11th में तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बातें होंगी, जहाँ पे यहाँ पे हमारे पास है नोमेनक्लेचर है, ये नोमेनक्लेचर, यहाँ पे हमारे पास है आइसोमेरिज्म। ये इसका पार्ट नहीं है, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं यहाँ पे डिस्कस किया जाए। और ये हमारा होता है रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म। ये जितना भी चैप्टर हमारे पास है रिएक्शन मैकेनिज्म, ये 3 पार्ट का कॉम्बिनेशन है। ये जब तुम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से रिलेटेड बुक्स को देखोगे या किसी कोचिंग का स्टडी मटेरियल भी देख रहे होगे, तो कभी कभी इसका नाम वहां लिखा रहेगा GOC1 और GOC2, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2, ऐसे लिखा रहता है GOC। कभी बुक कहीं मिल जाए तो सब बोराई लाता है कि GOC लिखा हुआ है, आप तो लिखवे नहीं किए थे कहीं। तो ये जो है नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म दोनों को मिला के बोलते हैं जनरल, या हुआ नहीं सम बेसिक कॉन्सेप्ट, अब लिखता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। समझ में आ रहा है बात? नाम चेंज हो गया, खाली सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और पूरा सम बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा को एक लाइन में लिख दिया जनरल, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री GOC। उसमें हो गया क्या, नोमेनक्लेचर आइसोमेरिज्म को GOC1 बोलता है और रिएक्शन मैकेनिज्म को GOC2 बोलता है। तो वहां वैसे बोलने का तरीका अलग है, लेकिन हमारे पास बात इसी तरह से बातें डिस्कस होंगी। इनको मिला के बोलता है GOC1 और GOC2 बोलता है। ठीक है, यहां तक बात सबको समझ में क्लियर है बात? जब इसके बाद हम लोग जब सारे सिलेबस को समझते हैं, फिर हम लोग अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो बातें होंगी उनको हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो बात सबको क्लियर हो रहा है? ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारा क्या है वो समझ रहा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या है, तो वो हाइड्रोकार्बन का स्टडी है। अब हाइड्रोकार्बन का स्टडी है तो हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड जनरल बात और इससे बने हुए सारे कंपाउंड्स, इन्हीं के बारे में जहां पढ़ रहे हैं वही हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। समझ में आया बात? जब तुम इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हो तो जब किसी भी, हम साथ में जोड़ते चलते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात कर लो, मतलब मेडिकल की बात कर लो चाहे वो इंजीनियरिंग की बात कर लो, टोटल जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस क्वेश्चन का 30 to 35% क्वेश्चन ऑर्गेनिक से पूछा जाता है। समझ आ रहा? मान लो कि अगर एक एग्जाम में 100 क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो 100 में से 35 क्वेश्चन ऑर्गेनिक से आएगा। अपना 3 ब्रांच है ना, कौन कौन, फिजिकल ऑर्गेनिक और, तो फिजिकल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में से ऑर्गेनिक वाले पार्ट से लगभग 30 to 35% क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। समझ में आ रहा? 30 to 35% क्वेश्चन जो होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, अगर इसको रीच करोगे, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बात कर लो, तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन मतलब जी की बात कर लो या नीट की बात कर लो, तो इसका जो परसेंटेज होगा ये 30 to 35%, 10 से 12 साल का ग्राफ यही बताता है कि लगभग 30 से 35% क्वेश्चन जो होगा वो ऑर्गेनिक वाले पार्ट से पूछा जाता है। क्लियर है? समझ में आ रहा है बात सबको? चलो, तो थोड़ा सा एक बार मेंशन कर लोगे इसको, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। सिलेबस एक आइडिया होना चाहिए, इसको मेंशन कर लोगे फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिया था। अब बात हमारे पास आता है, ये हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री था। हमने कहा कि 118 एलिमेंट्स में से एक कार्बन और उससे बने हुए 80% से भी ज्यादा कंपाउंड को जहां स्टडी किया गया वो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया। तो बचा, जितने भी बचे हुए कंपाउंड्स होंगे और एलिमेंट्स, सिंपल कह दिया जाए कि सारे एलिमेंट, सारे कंपाउंड, किसको छोड़ के, ऑर्गेनिक कंपाउंड को छोड़ के, एक लाइन में बोल सकते हैं कि कार्बन के बहुत सारे ऐसे भी कम, जैसे डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ये सब क्या, ये सब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। समझ में आ रही बात?
तो कहने का मतलब ये हुआ कि वैसे कंपाउंड्स जिनको मिनरल्स या अर्थ क्रस्ट से डिराइव करके लाया गया है, उनके बारे में जहां तुम स्टडी करोगे वो हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगा। क्लियर है? मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं और उनके कंपाउंड्स हैं, उनको जहां पे हम स्टडी करेंगे वो हमारा कौन होगा? इनऑर्गेनिक। मतलब जो भी मतलब जितने भी एलिमेंट से रिलेटेड बातें हो गई, जैसे उनका मेटलर्जिकल एक्सट्रैक्शन हो गया, मतलब मेटलर्जी हो गया, मतलब अर्थ क्रस्ट से उनको निकालने का तरीका हो गया, उन कंपाउंड्स, हर उस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज हो गई, उनसे बने हुए कंपाउंड की प्रॉपर्टीज, उनके रिएक्शंस हो गए, इन सारी बातों को जहां तुम डिस्कस करोगे वो हमारा क्या होगा? वो हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगा। क्लियर है? तो चलो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास हम मेंशन करते हैं। अगला कौन सा है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहां तक क्लियर है सबको? चलो तो हेडिंग डाल देंगे थोड़ा सा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, branch of chemistry, branch of chemistry which deals about 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 all elements, deals about all elements, all elements and its compound किसको छोड़ के? एक्सेप्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को केवल साइड कर दिया जाए तो बचे हुए जितने भी कंपाउंड्स है उनको हम जहां पढ़ेंगे, कंपाउंड एक्सेप्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉल्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सिंपल याद रखो, 118 एलिमेंट और 30 मिलियन, 30 मिलियन में से 80% को साइड कर दिया, वो ऑर्गेनिक हो गया। बचा हुआ 20% और एलिमेंट जो हो गया वो हमारा इनऑर्गेनिक हो गया। एक लाइन में याद रखो, कार्बन और उसका कंपाउंड 80% ऑर्गेनिक में चला गया, बचा हुआ एलिमेंट और कंपाउंड कहां चला गया? इनऑर्गेनिक में चला गया। क्लियर है बात? और यहाँ पे जब हम बात इनऑर्गेनिक की करोगे तो प्रॉब्लम यहाँ भी वही है कि यहाँ भी हमारे पास एनसीईआरटी में लिखा हुआ तो नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ पार्ट इसका 11th में पढ़ना है और कुछ पार्ट जो है इसका 12th में पढ़ना है। 11th और 12th में कुछ कुछ पार्ट इनके जो है हमको इनके पढ़ने हैं। ठीक है? कुछ पार्ट इसका 11th में और कुछ पार्ट इसका 12th में हमको पढ़ना है, 12th में। तो सिंपल सा अगर हम लोग गौर करेंगे, क्या 11th और 12th के सिलेबस को भी अगर देख लो तो यहाँ पे 11th में तुम्हारे पास इनऑर्गेनिक की बात करोगे, इसमें तुम्हारे पास आएगा केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग, यहाँ पे हमारे पास आएगा पेरियोडिक टेबल, पेरियोडिक टेबल, यहाँ पे हमारे पास आएंगे तुम्हारे पास हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड, हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड, और कुछ पी ब्लॉक एलिमेंट, सम पी ब्लॉक एलिमेंट क्या है आगे हम पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। अभी केवल सिंपल चैप्टर को हम लोग समझ जाएं, ये हमारे जो हो गए पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये जो हमारा है। जबकि 12th के सिलेबस की बात करोगे तो यहाँ पे हमको मिलेगा मेटलर्जी, मेटलर्जी में एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मतलब मेटलर्जी, यहाँ पे हमको मिलने वाला है मेटलर्जी,
इसके बाद तुमको यहाँ पे मिलेगा पी ब्लॉक एलिमेंट, कुछ पी ब्लॉक वहां पे 12, वहां पे मिलेगा 13 और 14, 15 से लेके 18 तक यहाँ मिलेगा रेस्ट। पी ब्लॉक एलिमेंट बचा हुआ रेस्ट, मतलब कुछ वहां है और बचा हुआ इधर हो गया। इसके बाद तुमको मिलेगा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, और इसमें हमारे पास आएगा एक और चैप्टर तुमको मिलेगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, 12th में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये 11th और 12th के सिलेबस की बातें हो गई जो हमारे पास दिख रहा है, मतलब ये इंक्लूडिंग ये हमारे पास यहाँ पे जो चैप्टर्स हमको दिख रहे हैं, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, पी ब्लॉक एलिमेंट, और तुमको इसमें मिलेगा एस ब्लॉक एलिमेंट भी। केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड, एस ब्लॉक एलिमेंट, और यहाँ पे कौन होगा पी ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। स्वाभाविक है ऑर्गेनिक की बात करोगे तो यहाँ पे भी नीट या जी की बात अगर कर लो, जी के एग्जामिनेशन में इनके वेटेज की बात कर लो, तो 20 से 25% क्वेश्चन जो है वो ऑर्गेनिक से, इनऑर्गेनिक वाले पार्ट से पूछे जाते हैं। मतलब ओवरऑल तुम्हारे पास सिलेबस का अगर आइडिया तुम लेके चलो तो तुम्हारे पास 35 मतलब 30 से 35% हमारा कौन हो गया, ऑर्गेनिक हो गया, और लगभग 20 से 25% क्वेश्चन कहां से पूछे जाएंगे, ऑर्गेनिक वाले पार्ट से तुमसे पूछे जाएंगे। क्लियर है? जबकि बचा हुआ जितना लगभग 50% तुमको दिख रहा, 30 उधर 20 इधर, जोड़ जाड़ के चलो तो कितना होगा, तो सब लगभग 50% हो गया। तो लगभग अब इसी में 2-4-5% इधर उधर फ्लक्चुएट, एक करेगा तो दूसरा बढ़ेगा, दूसरा करेगा तो पहला, लेकिन मोर और लेस वेटेज यही आता है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में जो हमारे चैप्टर्स के जो कंट्रीब्यूशंस हैं वो कंट्रीब्यूशंस इसी तरह से होने वाले हैं, और ये 12 साल 14 साल का ग्राफ यही बता रहा है कि किस तरह से इनका वेटेज है। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा इसको भी मेंशन कर लेंगे, फिर हम लोग तब आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री की बात कर लो तो यहां पे हमने कहा कि 100 समझना थोड़ा सा, हमने कहा 118 एलिमेंट, 20 मिलियन कंपाउंड्स, 20 मिलियन से भी 30 मिलियन से भी ज्यादा कंपाउंड, 80% को ऑर्गेनिक में डाल दिए, बचा हुआ सबको इनऑर्गेनिक में डाल दिए। तो मन में आएगा सर कुछ बचबे नहीं किया तो यहाँ क्या पढ़ेंगे हम लोग, नहीं तो नहीं। फिजिकल केमिस्ट्री के बिना हम अपने केमिस्ट्री की कल्पना नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये हुआ कि जब एटम्स हैं, एटम से ही कंपाउंड बन रहे हैं, एटम जब एक दूसरे से कंबाइन करता है तो एटम जब कंबाइन करेंगे तो कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, एटम जब एक दूसरे से कंबाइन करते हैं तो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। अब ये कंबाइन कैसे करते हैं, कंबाइन करने का कुछ ना कुछ रूल होगा ना, ऐसा थोड़ी है कोनो से कंपाउंड को उठा के घुसेड़ दिए वो नया कंपाउंड, जादूगरी थोड़े हो रहा है कि ये लोग कबूतर, नहीं सब नहीं चल रहा है। देखा जादूगरी करता है ऐसे करके एक कबूतर है फूल, ऐसा तो होने वाला नहीं। कोई एलिमेंट को किसी से मिला के थोड़ी ना कंपाउंड बना देंगे, बनने का कुछ ना कुछ रूल्स होगा, है ना। तो कहता है कि ये हमारे वो ब्रांच होंगे केमिस्ट्री के जो हमको ये बताएगा हाउ एटम्स कंबाइंस टुगेदर, उनके कंबाइन करने का क्या रूल्स होगा। मतलब जितने भी रूल्स होंगे, जितना भी मैथमेटिकल एप्लीकेशंस होगा केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड, कोई रिएक्शन हो रहा है तो वो रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, समझ में आ रहा है, रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। रिएक्शन अगर हो रहा है मतलब एक कंपोनेंट अगर है वो दूसरे से कंबाइन किया तो ये करेगा कि नहीं करेगा, अगर करेगा तो ये अपने आप करेगा या कोई इसको करवाएगा,
अगर ये करेगा रिएक्शन तो फास्ट होगा कि स्लो होगा कि मॉडरेट होगा, इन सारी बातों के बारे में जो हमको डिस्कस करता हुआ नजर आएगा वही हमारा कौन होगा, फिजिकल केमिस्ट्री होगा। मतलब एक लाइन में कह सकते हो कि जितने भी लॉज, जितने भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड, वो हमको जहां मिलेगा वो हमारा कौन होगा, फिजिकल केमिस्ट्री होगा। क्लियर है? तो चलो इसको डिफाइन कर लेते हैं। इस बात को डिफाइन करेंगे, लिखेंगे द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals about various laws या थ्योरीज, जो हम लोग बोलते हैं थ्योरी, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन related to chemical reaction जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनसे रिलेटेड सारे लॉज और सारे मैथमेटिकल रिलेशंस को हम जहां पढ़ेंगे उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड, इसी को हम बोलेंगे फिजिकल केमिस्ट्री, कॉल्ड फिजिकल केमिस्ट्री। ये हमारा फिजिकल केमिस्ट्री है। ठीक है, यहां पे अगर हम जाएंगे, हमारा जो फिजिकल केमिस्ट्री है, ये फिजिकल केमिस्ट्री जो हमारा है, फिजिकल में भी कुछ चैप्टर इसके जो है हमको 11th में पढ़ने हैं, कुछ चैप्टर इसके जो हमारे पास आएंगे वो 11th में आएंगे, और कुछ चैप्टर जो हमारे होंगे वो 12th में आएंगे। 11th में भी कुछ रहेंगे और कुछ चैप्टर जो हमारा है वो 12th में रहेगा। ठीक है, 11th में जो चैप्टर हमारे पास है वो चैप्टर होंगे हमारे पास सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये 11th का पहला चैप्टर है, यही से हम लोग शुरू होंगे। दूसरा हमारा है एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना सब पढ़ता होगा 10th में, सब एटॉमिक स्ट्रक्चर 10th में नहीं, 9th में है शायद। यहाँ पे हमारे पास है इसमें गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। इसके बाद हमारे पास है यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स। फिर यहाँ पे हमारे पास है यहाँ पे इक्विलिब्रियम, और लास्ट में हमारे पास यहाँ है रेडॉक्स रिएक्शन। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर, स्टेट ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम और रेडॉक्स रिएक्शन। ये हमारे 6 चैप्टर जो गए वो 11th में है। और 12th में अगर हम जाएंगे तो 12th में हमारे पास है सॉलिड स्टेट, ये हमारे पास हमारा है सॉल्यूशन। यहाँ पे हमारे पास है केमिकल काइनेटिक्स, इसमें हमारे पास है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और एक चैप्टर यहाँ पे है सरफेस केमिस्ट्री। मतलब ओवरऑल अगर हम बात कर रहे होंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ओवरऑल टोटल तुम्हारे पास 6 चैप्टर इधर हो गया और 5 चैप्टर इधर हो गया, 11 चैप्टर हो गया।
और ये जो 11 चैप्टर हमको दिख रहे हैं, इसका कंट्रीब्यूशन हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अगर हम जा रहे हैं, जो हमने अभी डिस्कस किया, नीट की बात कर लो या जी की बात कर लो, इसमें मोर और लेस 12 साल का ग्राफ यही बताता है, इसका लगभग 50 to 55% वेटेज होता है। सो अगर वेटेज के अनुसार से भी अगर बात की जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा कौन है, हमारा फिजिकल है, देन ऑर्गेनिक है, और उसके बाद हमारा जो होगा वो हमारा इनऑर्गेनिक होगा। क्लियर है? तो ये हमारे सिलेबस का एक ओवरव्यू था जिसको हम डिस्कस कर रहे थे, थोड़ा सा इसको भी मेंशन कर लेंगे, फिर हम लोग अब आगे चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। चलो उतार ले इसको। हो गया? लिख लिया ना? अब सुन दो, यहाँ पे जो चैप्टर्स हमारे पास दिखे, हमने कहा था कि 11th और 12th के बेसिस पे अगर बात करें तो हमारा 11th और 12th के एनसीईआरटी में कहीं पे भी फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक करके लिखा हुआ हमको नहीं मिलता है। तो अगर हम पूरे 11th और 12th की बात कर ले तो उसमें अगर उनके सिलेबस को अगर समझते हुए अगर हम बात करें तो देखो, पूरे केमिस्ट्री की जो बात करते हो, अब थोड़ा सा एक ओवरव्यू हम ओवरऑल ले लें तो हमने 11th में हमारे पास है और 12th में है। ठीक है? 11th में जो टोटल चैप्टर्स हमारे पास रहे, ऑर्गेनिक में हमारे पास 2 चैप्टर हैं, इनऑर्गेनिक में हमारे 5 चैप्टर्स हैं, और फिजिकल में हमारे पास 6 चैप्टर हो गया। क्लियर है? इन हुआ तो 6, 11, 11 और 3 हमारा क्या हो गया, ये मतलब टोटल चैप्टर को तुम यहाँ से देख लो, इसमें कितना, 2 चैप्टर हो गया, 2, यहाँ पे कितना हो गया, 5, 7 हो गया, 7 और इधर हो गया कितना, ये इधर 6 हो गया, 13 हो गया। समझ में आ रहा बात? तो टोटल चैप्टर 11th की बात करोगे तो इसमें हमारे पास 13 चैप्टर है, और यही अगर तुम बात करोगे 12th में तो यहाँ पे हमारे पास 16 चैप्टर है। क्लियर है? 16 चैप्टर्स है। जब इनके वेटेज को जाओगे, जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की बात कर ले, मतलब मेंस जी या नीट के एग्जाम की बात अगर कर लो, तो इसके एग्जाम में अगर जाओगे तो इसके वेटेज के अनुसार से अगर तुम डिस्कस करोगे तो इसका 11th और 12th, देखो एक चीज तुम समझ रहे हो कि 10th का एग्जाम होने के बाद जो तुम्हारा बोर्ड का एग्जाम होता है, जनरली सब लोग जानते हैं, वो हमारा कौन होता है, 12th होता है। तो केवल एग्जाम केवल 12th के सिलेबस से पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में। बोर्ड के एग्जाम के लिए 11th के मार्क्स का कोई खास मतलब नहीं है। इस कारण हम लोग गलती क्या करते हैं, 11th को जनरली स्किप कर देते हैं और हम मूव कर जाते हैं कि चलो पहले 12th पास कर लेते हैं फिर सोचेंगे। तो 2 प्रॉब्लम होता है। एक प्रॉब्लम ये होता है कि ये पूरे चैप्टर इसी पे बेस्ड होते हैं, इन चैप्टर का 70% रिलेशन जो है वो 11th के चैप्टर से है। तो अगर ये क्लियर नहीं है तो यहाँ इशू आएगा ही आएगा। और दूसरा, इसके बिना तुम यहाँ पहुंचने का तो सोच भी नहीं सकते हो, क्योंकि यहाँ इसका वेटेज 40 to 45% वेटेज इसका है, और लगभग इसका 50 to 55% वेटेज जो है वो हमारा किसका है, 12th का है। मतलब दोनों का मोर और लेस जो है अगर जोड़ के चलो तो लगभग 50-50 है। 50% 11th पे थोड़ा ज्यादा कम रहता है, 40-45% ही रहेगा, और 50-55 मतलब मान के चलो 55 से 60% ये रहता है, और वो 40 से 45% रहेगा। क्लियर है बात? तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम बात कर रहे हैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए एज वेल एज बोर्ड के लिए, तो 11th को नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता है। 11th के चैप्टर्स को बिना पढ़े हुए हम 12th की कल्पना नहीं कर सकते हैं। अगर कर रहे हैं तो फिर है ही, करते रहो। देखो, तो यहाँ पे अगर हम बात इस चीज का जिक्र कर लें तो ये बात हमारे पास इंपॉर्टेंट है कि इनका कवरेज हमारे लिए जरूरत पड़ने वाला है। इसको हम लेते हुए चलते हैं, चलने का प्रयास करेंगे। एक बात ये समझ में आ गया। लास्ट बात अब हमारे पास आता है हमारे केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में क्या है। तो जनरली ज्यादातर बच्चे जो क्वालिफाई करते हैं,
चाहे वो मेडिकल के स्टूडेंट्स हों या वो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हों, जब तुम उनसे इंटरेक्ट करोगे तो जनरली बच्चे तुमको बताएंगे कि केमिस्ट्री हमेशा से स्कोरिंग सब्जेक्ट रहा है, आइदर फॉर नीट या मतलब वो बच्चे जो रैंक के साथ जाते हैं, तो ज्यादातर बच्चों का जो होता है ऑर्गेनिक, सबसे ऑर्गेनिक बोल रहा हूं, पूरा का पूरा केमिस्ट्री जो होता है वो स्कोरिंग होता है। स्कोरिंग का कारण क्या है? कारण यह है, मतलब सबसे ज्यादा स्कोर अगर अच्छे से पढ़ रहे हो केमिस्ट्री को, तो केमिस्ट्री में तुम अगर 45 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो 42-43 क्वेश्चन तक तुम बनाने का तुम्हारे पास 100% गारंटी रहेगा कि ये क्वेश्चन हमारे सही होंगे। लेकिन फिजिक्स में और बायोलॉजी में अगर जाओ तो तुम 100% की कल्पना जनरली नहीं कर सकते हो, तुमको कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे वो छूटने का चांस होगा। कारण है कि फिजिक्स एजम्पशन बेस्ड है, फोर्सेस इधर से उधर हो गए तो कहानी गड़बड़ा जाएगा। बायोलॉजी में याद है तो ठीक है, रेंज के अंदर आ रहा है तो ठीक। केमिस्ट्री में क्या है कि इसके जो रेंज है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि केमिस्ट्री के जो एनसीईआरटी है ना, बड़ा जबरदस्त लिखा गया है। उसके एनसीईआरटी को बड़ी ही सटीक फॉर्म में, बड़ा कम फॉर्म में उसको बड़ा सिस्टमेटिक लिख दिया गया है। तब तीनों के बायोलॉजी का, फिजिक्स का और केमिस्ट्री का, तीनों का एनसीईआरटी मिलाओगे तो केमिस्ट्री का जो एनसीईआरटी है बहुत ही बढ़िया से मैक्सिमम कंटेंट को यूज करते हुए कंपाइल किया गया है। तो अगर बच्चा एनसीईआरटी पे फोकस करता है, बोर्ड पे फोकस कर रहा है सही से, मतलब एनसीईआरटी पे फोकस कर रहा है, एलोंग विथ अगर वो साथ में कंपटीशन के लिए भी काम कर रहा है तो उसके स्कोर, क्योंकि वहां क्वेश्चंस के डेविएशन का चांस नहीं होता। इसलिए नहीं कि हम पढ़ा रहे हैं, इसलिए कि क्वेश्चंस अगर हम कॉपी में करा रहे हैं, हर साल यही होता है। हर साल जितना पढ़ा के भेजा जाएगा 45 में से 42 क्वेश्चन, 43 क्वेश्चन कॉपी से ही रहता है, तो हम कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं करते। समझ में आ रही बात? सब लोग जो भी अच्छे टीचर्स हैं जो पढ़ा रहे होंगे, लगभग मोर और लेस क्वेश्चंस वहां से आ ही जाएंगे अगर तुम अच्छे से काम करते हो तो बस यही ख्याल रखना है कि क्वेश्चंस करते हो, क्लासेस में जो पढ़ते हो उसको सुनने का प्रयास करो, समझने का प्रयास करो, लिखने का प्रयास करो, घर पे जाके उसको रिवाइज करने का प्रयास करो, और हर चैप्टर का कम से कम 100 से 150 क्वेश्चन खुद का प्रैक्टिस होना चाहिए। ज्यादा नहीं करते तुम, मतलब 1000 क्वेश्चन के चक्कर में नहीं पढ़ो, 100 क्वेश्चन ही बनाएंगे, लेकिन एक चैप्टर का 100 क्वेश्चन थ्रू आउट हमको बनाना चाहिए। क्लियर है? दूसरी बात बुक की आती है। बुक हम कौन सा प्रेफर करें? जनरली बच्चे के दिमाग में रहता है बुक कौन सा प्रेफर करें, तो टेक्स्ट बुक के रूप में तो तुम यूज करोगे किसको? एनसीईआरटी को तुम यूज करोगे। अगर एनसीईआरटी के पैटर्न पे अगर तुमको पढ़ना है, एनसीईआरटी के पैटर्न पे कॉम्पिटिटिव लेवल तक टच करने का प्रयास करना है, तो उसके लिए तुम यूज कर सकते हो न्यू एरा केमिस्ट्री, यूज कर सकते हो न्यू एरा केमिस्ट्री। ये रेफरेंस बुक हो गया न्यू एरा केमिस्ट्री, ठीक है। ये जीआरबी पब्लिकेशन का है, जीआरबी पब्लिकेशन का होता है, पब्लिकेशन का है ये तुम्हारे पास जो है ये बुक, ये पार्ट 1 और पार्ट 2 करके तुमको मिलेगा। ये पार्ट 1 एंड पार्ट 2 करके मिलता है। ये बुक भी बड़ा सिस्टमेटिक फॉर्मेट्स में लिखा गया है। या इसका एक और बुक तुम यूज कर सकते हो, यहाँ पे सिंप्लीफाइड केमिस्ट्री। सिंप्लीफाइड केमिस्ट्री ये जो तुम्हारा है ये बालाजी पब्लिकेशन से आता है, बालाजी पब्लिकेशन। ये दोनों बुक जो है रेफरेंस बुक के रूप में तुम इसको यूज कर सकते हो। ये एक ही बुक आता है, एक ही पार्ट में ये बुक है, ठीक है। समझ में आ रहा है? 2 बुक रेफरेंस बुक में। इसके अलावा अगर तुम्हारे पास तुम्हारे पुराने कोई भाई हैं या कोई पढ़े हैं, उनका अगर मान लो प्रदीप की बुक है या दिनेश की बुक है या कोई भी XYZ बुक है जो अवेलेबल है, तो खरीदने की आवश्यकता नहीं है। उस बुक को एक बार लाकर दिखा लेना, काम का चीज होगा तो फालतू पैसा बर्बाद नहीं करना। क्लियर है बात? लेकिन अगर खरीदना हो तो ये 2 बुक तुम यूज कर सकते हो। इसके अलावा न्यू मिलेनियम तुम्हारा दिनेश पब्लिकेशन का है ना, ये सब बुक्स मोर और लेस सही है। उनमें अगर सटीक वे में मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव लेवल को टच करते हुए जाने का हो तो न्यू एरा केमिस्ट्री अच्छा है।
उसके बाद सिंप्लीफाइड केमिस्ट्री, ये यूज कर सकते हो। पहला बात समझ में। जब बात कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए जाओगे, जो कंपटीशन लेवल के बच्चे हैं, जो जो कंपटीशन के प्रिपरेशन की बात कर रहे होंगे, तो उनके लिए जो बुक्स हैं, बुक लिस्ट में ऐसे तो बुक्स बहुत है, बुक का कोई लिमिटेशन नहीं है। फिजिकल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक करके ओपी टंडन की बुक आती है, ऑल ऑल केमिस्ट्री करके बुक आएगा, फिजिकल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक करके, ठीक है। वो नीट के लिए अलग से आता है, जी मेंस के लिए अलग से आता है, ठीक है। फिजिकल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के न्यूमेरिकल्स बुक के रूप में आता है, बालाजी पब्लिकेशन की बुक आती है। तो इसमें तुमको एमएस चौहान, वीके जायसवाल और तुम्हारे पास पता ये एन अवस्थी 3 की बुक जो है, एन अवस्थी का फिजिकल का बुक आता है एक न्यूमेरिकल्स के लिए। तो ये सारे बुक लिस्ट जो है ऑफिस में बुक लिस्ट लगा दिया गया है। तो जिनको लगे कि वहां से अभी यूज करने का है, मेडिकल वाले लोग वो फिंगर टिप्स यूज कर सकते हैं एमटीजी के, या जो हमने अभी बोला है ऑल इन वन केमिस्ट्री जो है, ये नीट के लिए स्पेशली आती है। ये जीआरबी पब्लिकेशन की, फिजिकल का अलग, ऑर्गेनिक का अलग, इनऑर्गेनिक का अलग, बहुत ही अच्छी बुक है। उसमें क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव भी दिए पड़े हैं, थ्योरी भी बहुत अच्छे से कंपाइल किया गया है। तो तुम उस बुक को भी फॉलो कर सकते हो। और बुक से रिलेटेड जो भी है, वहां पे उस ऑफिस में जाओगे, वहां पे बुक लिस्ट लगा हुआ है, वहां से बुक लिस्ट से तुम वहां देख सकते हो। उसमें और भी सारे बुक्स का नाम वहां पे मेंशन किया गया है। समझ में आया बात? ये क्लियर है? तो ये कुछ बुक से रिलेटेड और एग्जाम के पैटर्न से रिलेटेड बातें थी। हम लोग अगले क्लास में आएंगे तो हमारा पहला चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। हम लोग सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से शुरू होंगे। वहां पे हम लोग शुरुआत जो इंट्रोडक्टरी पार्ट्स जो वहां से था, मैटर क्या है, उनके कंपोजिशंस की बात, फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात, ये सारी बातें जो है, जो बेसिक बातें हैं, उनको लेते हुए और तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्लियर है बात सबको? चलिए, तो अगले क्लास में मिलेंगे और फिर इसके आगे बढ़ेंगे।